गुड मॉर्निंग। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे फ्रेज को कैसे पहचानें। ठीक है, तो फ्रेज के बारे में जो भी डिटेल थी वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि फ्रेज क्या होता है, कैसे काम करता है, हम उसको कैसे पहचानते हैं, है ना। लेकिन आज हम लगभग 20 या कुछ सेंटेंसेस हैं, मैंने काउंट नहीं करी, लेकिन सफिशिएंट है। उन सेंटेंसेस की मदद से हम ये पता करेंगे कि सेंटेंस में फ्रेज कैसे पहचानते हैं। ठीक है। अच्छा, ये पहचानना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, हमेशा सेंटेंसेस जो लिखी होती है वो इतनी इजी नहीं होती है ना। तो फिर आपको जो है ना उस सेंटेंस को एक्चुअली देखना होता है, उसकी एनालिसिस करनी होती है, उसमें गलतियां ढूंढनी होती है, उसके अंदर कुछ जगह फिल नहीं है उनको फिल करना होता है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मैं ये बता रहा था इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, एक और क्लासेस हमारी होंगी जिसमें मैं रियल इंग्लिश एग्जाम में कैसे इंग्लिश आते हैं उनसे आपको मैं रूबरू कराऊंगा, है ना। उनके क्वेश्चंस भी होंगे, उनको कैसे किया जाता है, उनमें क्या क्या चीजें होती है। तो आपको एक दफा मैं पूरी बात बताऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि मैं इस तरीके से आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए क्यों कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मैं आपको एक दो छोटी बातें बताऊंगा, उसके बाद हम लोग पहचान की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं। वो बात क्या है, एक मिनट रुक जाइए, लेट मी सिलेक्ट माय पेन फर्स्ट। ठीक है, ओके। आई थिंक मुझे ना राइटिंग पैड खरीदना ही पड़ेगा, जहां तक मुझे लग रहा है कि हमने अभी तक क्या देखा कि जैसे एक सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ड होगा ना तो चार प्लेसेस में ही आएगा। इन चार प्लेसों को पहचानना बहुत जरूरी है, और मैंने पिछले क्लासेस में आपको ये सारा चीज करवाया भी। आप उसको एक बार अपने नोटबुक में जहां भी आप फेयर बनाए हो वहां उनको एक बार जरूर ध्यान देंगे। देखिए, किसी भी चीज के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिए, रिवीजन इज की। अगर आपने रिवीजन नहीं किया चीजों का तो आप कितना भी पढ़ ले, कितना भी पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, कोई मतलब नहीं बनता उसका। वो सभी चीजें एक दिन जाके वैल नल एंड वॉइड हो जाएंगी, कुछ भी बचेगा नहीं। तो रिवीजन की है, कम पढ़े ज्यादा रिवाइज करें, है ना। ये आपके अंदर होना चाहिए, कम भी पढ़े लेकिन हमें ज्यादा रिवीजन करना है। चलिए, हम कहते हैं कि सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ड होता है इन चार प्लेसेस में ही आएंगे, इतना तो आपको पता है। अच्छा, इनका नाम भी हम लिख लेते हैं। सब्जेक्ट हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और कॉम्प्लीमेंट हो गया। आपको ये भी पता है कि ये चारों जो होते हैं केवल ये दो जरूरी होते हैं, बाकी दो का होना कभी हो भी सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते हैं, कभी दोनों एक साथ हो सकते हैं, कभी दोनों नहीं हो सकते, कभी एक अकेला आया होगा। तो इस तरह से एक सेंटेंस का फ्रेम बना होता है। ठीक है, अब हम उस फ्रेम को जैसे सीखेंगे हमें धड़ाधड़ ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि इस सेंटेंस में कौन क्या है, कितने फ्रेज आए हैं, कितने फ्रेज नहीं आए। केवल इस स्ट्रक्चर को ध्यान से सीखेंगे, फटाफट चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, शुरुआत में मैंने क्या बताया था कि ये जो फाइनाइट वर्ब है ये होता है हेड, माने सेंटेंस का सबसे बड़ा चीज होता है, यही सब कुछ होता है। तो सबसे पहले जो हेड है उसी को हम पकड़ लेते हैं। अब जैसे आप पकड़ोगे हेड को, यानी फाइनाइट वर्ब को जैसे आप पहचानोगे, फाइनाइट वर्ब होता क्या है, जैसे कि आप टेंस उन्स तो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कभी। तो टेंस में आपने देखा है कि वर्ब जो है ना वो अपना रूप जो है ना चेंज करके लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ईट को वो चेंज करके हैज बीन ईटिंग लिखा हुआ है ना। तो इस तरह की चीजें लिखी हुई दिखेंगी आपको। ठीक है, तो उसी को पहचानना होता है फाइनाइट वर्ब। मैंने ये भी आपको काम करवाया कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट कैसे पहचाने, उसका भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आप फाइनाइट वर्ब को पहचानते हैं तो मैंने एक बात बता रखी है, मेन वर्ब के पहले ही सब्जेक्ट का आना तय है। मेन वर्ब के पहले, यानी फाइनाइट वर्ब में क्या क्या शामिल होता है, हेल्पिंग वर्ब शामिल होता है और मेन वर्ब। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, यानी कि इस वाले मेन वर्ब के पहले ही सब्जेक्ट का आना तय है। यानी कि जहां भी हमें सॉरी, जहां भी हमें फाइनाइट वर्ब मिल जाता है उसके पहले हमें सब्जेक्ट को देखना है।
सब्जेक्ट कभी भी इस पोर्शन में नहीं होगा, मैंने ये बाद वाले हिस्से में सब्जेक्ट कभी भी नहीं आएगा। जब भी आएगा वो पहले वाले पोर्शन में ही आएगा, जब भी आएगा वो पहले वाले पोर्शन में ही आएगा, दूसरे वाले पोर्शन में वो कभी आ ही नहीं सकता। इतनी एक छोटी सी बात थी हमारी। ठीक है, मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया बात हम क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक बात आपको और समझनी है कि ये जो सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, हमेशा एक वर्ड में नहीं लिखे जाते। ये बात मैंने पिछली क्लास में समझाई कि हमेशा एक वर्ड में नहीं लिखे जाते, इनके लिए 5-6 वर्ड भी लिखे जा सकते हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस वगैरह भी लिखा जा सकता है ना। तो जो 5-6 वर्ड लिखे जाते हैं ना, इसी को तो हम फ्रेज कहते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना, कई बार सब्जेक्ट आपको एक से ज्यादा वर्ड में लिखा हुआ होगा तो हम उसको फ्रेज बोलेंगे। इतनी बात आपको अगर क्लियर हो गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और आपको समझाना है, वो मैं समझाता हूँ इस वाली स्लाइड पे। जैसे मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए सब्जेक्ट आया हो, फाइनाइट वर्ब आया हो, और उसके बाद प्रेपोजिशन आया हो, और उसके बाद कुछ भी आया हो, तो ये जो प्रेपोजिशन के बाद जो बातें आती है वो कॉम्प्लीमेंट होती है। ये तो बात आपको याद ही होगी, है ना, कॉम्प्लीमेंट होती है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता, फाइनाइट वर्ब के बाद जस्ट ऑब्जेक्ट आता, तो बिना किसी प्रेपोजिशन के नाउन या प्रोनाउन लिखा होता, नाउन या प्रोनाउन लिखा होता। इतनी बात आपको पता ही है। ठीक है, अब चलिए एक एक कड़ी को आपको जोड़ते जाना है, जो अभी तक सीखे हैं उसी की मदद से आप आगे सेंटेंस में फ्रेज को पहचानना सीखेंगे। ऐसा फ्रेज को पहचानना ऐसा नहीं है कि हमने, मतलब फ्रेज पहचानना एक अलग सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी चीजें मैंने आपको पहले बताई उन्हीं सभी चीजों को यूज करके हम अभी फ्रेज को सीखने वाले हैं। ठीक है, अब मैं एक आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। वो बात क्या है, पहले मैं इस स्लाइड से इनको हटा लूं। हाँ, वो बात क्या है मेरे दोस्त, कि आपको ध्यान से समझना है एक बात को, कि देखिए अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, द डॉग ऑफ मोहन इज रनिंग, मैंने ये सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, ये है हमारा फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब के पहले जो है ना हमें सब्जेक्ट मिलने की संभावना है। हम देख रहे हैं मोहन यहाँ होगा, 1 2 3 4, 4 वर्ड है। ठीक है, तो हमने ये क्या था कि सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है, एक सेंटेंस भी हो सकता है, और एक 4 5 6 7 10 8 जितने भी शब्द हो उनका ग्रुप भी हो सकता है। तो हमें 4 वर्ड का ग्रुप मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट रहा होगा। इतनी बात तो हम कह ही सकते हैं। लेकिन इसको पहचानने का एक और तरीका है, जिसको हम नाम देते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टेस्ट। माने अगर आप इन 5-6 वर्ड को हटा के एक वर्ड लिख पा रहे हैं और सेंटेंस सही हो जा रहा है, तो जो आप जिन वर्ड को आप हटाए हैं ना, वो सारी चीजें एक ही फ्रेज में आएंगी। अब मैं समझाता हूं ये कैसे। अब जैसे पूरा लिखा हुआ डॉग ऑफ मोहन इज रनिंग, अब इसको आप हटाइए, इसको लिख दीजिए ईट। अच्छा, ईट नहीं लिखना है तो आप लिख दीजिए राम, एक वर्ड उठाइए और राम लिख दीजिए। क्या राम इज रनिंग सेंटेंस सही हो रहा है? हाँ, सेंटेंस सही हो रहा है, क्योंकि आपने ये पूरी 4-5 चीजों को एक चीज से बदल दी। अगर बदलने पर भी सेंटेंस सही हो रहा है, इसका मतलब राम का जो नेचर है, माने राम जो वर्ड है उसका जो नेचर है, ये पूरे 4-5 वर्ड जो दिखाई दे रहे हैं उनका नेचर सेम ही होगा। फिर से समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि एक टेस्ट होता है फ्रेज पहचानने का, वो होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टेस्ट। मतलब 4-5 जो भी वर्ड दिख रहे हैं उनके जगह पर क्या एक वर्ड आप लिख सकते हैं, और लिख दे तो क्या सेंटेंस मीनिंगफुल हो रहा है? अगर ये बात सही हो गई, मीनिंगफुल हो रहा है, इसका मतलब वो 4-5 वर्ड जो काम कर रहे थे ना, वो एक वर्ड कर रहा है सिंपल, यानी कि वो क्या है, फ्रेज है। अच्छा, फ्रेज के शुरुआत में ही हमने क्या बताया था, ये जितने भी 4 5 6 7 8 जितने भी वर्ड आके एक ग्रुप बनाए हैं, वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं, माने एक यूनिट की तरह काम करते हैं। ये बात मैंने बता रखी है आपको, तो इसका भी प्रयोग करना है। दूसरी चीज है रशियन डॉल इफेक्ट, आप इसको समझना है, रशियन डॉल इफेक्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है रशियन डॉल इफेक्ट? अब मैं आपको समझाता हूं। कहीं कहीं आप देखे होंगे कि एक गुड़िया है,
इसके ऊपर एक और गुड़िया का परत होगा ऐसे, है ना, कि आप एक डब्बा खोलेंगे तो ये निकलेगा, फिर इसको खोलेंगे ये निकलेगा, एक खोलेंगे ये निकलेगा, एक खोलेंगे, एक परत दर परत चीजें समाहित होती है। अभी कैसे होता है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, द बॉय इन वाइट शर्ट इज रनिंग, ठीक है ना, जो लड़का व्हाइट कमीज में है वो दौड़ रहा है। तो ये आपका फाइनाइट वर्ब है। आपको पता चला कि भैया ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है, एकदम सही है। लेकिन अभी आप ये देखोगे कि यहां से यहां तक भी तो एक फ्रेज आप बना सकते हो, इन व्हाइट शर्ट, ये भी एक फ्रेज बन गया। तो पूरा का पूरा फ्रेज तो था ही, फ्रेज के अंदर भी एक फ्रेज मिला, इस फ्रेज माने दो फ्रेज मिल गए। तो होता क्या है कि कई बार फ्रेज के अंदर भी फ्रेज होते हैं, इस बात को भी आपको समझना है। फ्रेज के अंदर भी हमें एक फ्रेज देखने को, एक फ्रेज कई फ्रेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट भी आपको धीरे धीरे समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है कि मैंने आपको जो भी जरूरी बातें हैं वो समझा दी, लेकिन सबसे जरूरी जो बात है ब्रदर, वो है कि हम जब भी कुछ कर रहे हैं, जब भी नया सीखने की कुछ कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग एकदम छोटे बच्चों की तरह अटेंटिव होना चाहिए। कल को हमें निरंजन से बात हो रही थी तो हमने उसको यही बात बताई कि देखो, घंटे में पढ़ाई नहीं करना होता, न क्लासेस में पढ़ाई करनी होती। पढ़ाई इस समय कंपटीशन इतना मतलब थ्रोट कटिंग है, इतना भयानक लेवल पे पहुंच चुका है ब्रदर, कि आपको बहुत ही अटेंशन के साथ, मतलब आप पढ़ने बैठे हैं ना, टीचर की एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आखिर वो क्यों कहा गया है, तभी आप इतनी भयानक कंपटीशन से आगे निकल सकते हैं। और हम लोग जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, बहुत ही बेसिक से बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी तक आपको एहसास हो रहा होगा कि जो चीजें लोग अंत में कराते हैं, हम लोग अभी शुरू में ही सारी चीजें कर रहे हैं, तो हमारा अंत कैसा होगा, ठीक है। तो एकदम बच्चे की बात ही, एक एक सेंटेंस को सीखिएगा, बनाइएगा, और ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है ये। हमें क्या क्या करना है, फ्रेज को पहचानना है, उनके टाइप को बताना है, उनके फंक्शन को बताना है, सारी बातें करनी है। तो हमारे लिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, सेंटेंस है द लिटिल बॉय इन द रेड शर्ट इज क्राइंग फॉर हर मदर हिज मदर। सबसे पहले हमें क्या खोजना है, मैंने बताया था कि आपको फाइनाइट वर्ब खोजना है। अगर आप फाइनाइट वर्ब को खोज लेते हैं तो इट विल बी मतलब वेरी इजी, मतलब इतना इजी हो जाएगा चीजों को आपको समझना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने घूमने लगेगा कि अच्छा इस पोर्शन में ये है, उस पोर्शन में ये है, ऐसे वैसे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए खोजते हैं, कहाँ है हमारा फाइनाइट वर्ब, द लिटिल बॉय इन द रेड शर्ट, यहाँ तक तो नहीं मिला। इज क्राइंग, हाँ यहाँ पे एक वर्ब दिख रहा है, इज क्राइंग फॉर हिज मदर, दूसरा वर्ब नहीं दिखा। तो हमें पता चल गया कि भाई साहब ये वाला जो इज क्राइंग है, ये है हमारा फाइनाइट वर्ब, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं इसको दूसरे कलर में ले लेता हूँ, ये दिखेगा क्या, हाँ ये दिखेगा। ये हो गया ब्रदर हमारा फाइनाइट वर्ब। अच्छा एक बात और समझो, मैंने कहा था कि जहां एक से ज्यादा वर्ड हो गए, एक वर्ड और ये दूसरा वर्ड, अब तो तुम देखोगे कि दो वर्ड हो गए। अब दो वर्ड हो गए तो हम इनको क्या कहेंगे, वर्ब फ्रेज। मुझे जहां तक पता है आपको ये बात समझ में बहुत अच्छे से आ रही है, ठीक है। अच्छा हमने क्या कहा था कि इस फाइनाइट वर्ब के पहले ही हमें सब्जेक्ट के दर्शन हो जाएंगे, पहले ही हमें सब्जेक्ट के दर्शन हो जाएंगे। तो क्या ऊपर लिखी पूरी बातें सब्जेक्ट हैं, जी, ये पूरी बात ही हमारी सब्जेक्ट है। अच्छा सब्जेक्ट के बारे में हमने और क्या जान रखा है कि सब्जेक्ट कुछ होगा तो या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा, ये दो बातें हम जानते हैं। नाउन के बारे में तो खास नहीं, लेकिन प्रोनाउन के बारे में खास बात ये है कि ये कभी भी ग्रुप में नहीं आएगा। मैंने ये अपने साथ एडजेक्टिव वगैरह वर्ड को लेके साथ नहीं चलता है, ना तो एडजेक्टिव को लेके चलेगा, ना ही ये एडवर्ब को लेके चलेगा। बात समझ में आई। तो ये आएगा तो अकेले आएगा,
तो इसका तो हम फ्रेज बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम नाउन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोनाउन फ्रेज करके आपने पढ़ा भी नहीं होगा। तो अगर ये सब्जेक्ट है और नाउन बन सकता है, तो क्या हम ये मान के चले कि ये नाउन फ्रेज है? ये नाउन फ्रेज है। हमें लगता है इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो हमने अभी सेंटेंस के दो हिस्से को पहचान लिया। पहला वर्ब जो फाइनाइट वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये उसका फंक्शन हो गया, और ये उसका टाइप हो गया वर्ब फ्रेज। इधर देखें, सब्जेक्ट उसका फंक्शन हो गया, और नाउन फ्रेज उसका टाइप हो गया। तो ये दोनों बातें हमने पहचान ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगली बात हम ये करते हैं, फॉर हिज मदर क्या है। आप एक बात ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ, कि फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है ना। फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है। तो अगर कोई भी फ्रेज प्रेपोजिशन से शुरू होता है तो हम उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। ये तो हो गया उसका टाइप, प्रेपोजिशनल फ्रेज टाइप। लेकिन ये काम किसकी तरह कर रहा है, ये हमें जानना है, ठीक है। तो चलिए इसकी भी जांच कर लेते हैं। फॉर हिज मदर, ये प्रेपोजिशन है, और हमने आपको इससे जस्ट पहले एक बात बताई, शायद वो मैंने डिलीट कर दिया, कि अगर वर्ब के बाद, फाइनाइट वर्ब के बाद प्रेपोजिशन होता है और प्रेपोजिशन के बाद कुछ आता है, तो हम इस चीज को ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। कुछ भी होगा ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा, ये होगा कॉम्प्लीमेंट। इतना तो हमें पता है, ये होगा क्या? कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसमें संभावना क्या है कि एडजेक्टिव हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है, या फिर नाउन हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि क्या ये इसमें से किसके लिए काम कर रहा है। अच्छा, एक और छोटी सी बात हमने आपको बताई थी कि अगर हमें एडवर्ब पहचानना है तो हमें वेन का जवाब खोजना है, माने कब का, वेयर माने कहाँ का, हाउ माने कैसे कोई काम हो रहा है। इसके अलावा लास्ट में एल आई देखना है, एल वाई। और आज एक और चीज सीख लीजिए, वाई। वाई का मतलब पर्पज, माने कोई काम हो रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है ना, उसका उद्देश्य क्या है। तो अभी ये क्राई माने रोने का उद्देश्य क्या है? वो अपनी माँ के लिए रो रहा है ना। तो ये वाई का जवाब है, वो क्यों रो रहा है ना। तो पता चला कि वो अपनी माँ के लिए रो रहा है। तो अगर ये उद्देश्य है तो निश्चित तौर पर एडवर्ब की तरह काम कर रहा है ना। यानी कि एडवर्ब फ्रेज है, इसका फंक्शन है एडवर्ब फ्रेज, और ये एक कॉम्प्लीमेंट है। एडवर्ब है तो कॉम्प्लीमेंट होगा। मुझे लगता है इतना हमने इस सेंटेंस को एकदम से पोस्टमार्टम कर दिया, एक एक चीज हमें पता चल गई। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अगला सेंटेंस है, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल गेव अ वेरी लॉन्ग स्पीच टुडे। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले फाइनाइट वर्ब खोजना है, ठीक है। देखिए तो प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, एक वर्ब यहां दिखा हमें, ये वेरी लॉन्ग स्पीच टुडे नहीं, एक ही वर्ब दिखा, और ये भी इसका रूप चेंज हुआ है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ भाई ये फाइनाइट वर्ब है, ये हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब। अच्छा, इसमें एक ही है वर्ड, तो ये वर्ब फ्रेज हम इसको नहीं बोलेंगे, ये केवल फाइनाइट वर्ब है। आगे बढ़े। हमें पता है फाइनाइट वर्ब के इस साइड में, फाइनाइट वर्ब के इस साइड में हमें मिलता है सब्जेक्ट। तो ये पूरा का पूरा मामला हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर सब्जेक्ट जो होता है हमने ये भी बता रखा है, और नाउन होगा, ठीक है। प्रोनाउन भी हो सकता है लेकिन प्रोनाउन ग्रुप में नहीं दिखाई देता, तो ये नाउन होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा फ्रेज है? ये नाउन फ्रेज है। टाइप हो गया इसका, फंक्शन हो गया कि ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। क्लियर। अब आते हैं ये वेरी लॉन्ग स्पीच, क्या इधर कोई प्रेपोजिशन आपको देखने को मिला? नहीं मिला। तो अगर प्रेपोजिशन नहीं देखने को मिला तो निश्चित तौर पर हम इस पर अब गेस करेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। यही बात है ना। अब हमें सीखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट होगा कि कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए, जब मैं पढ़ा रहा था आपको सेंटेंस के एलिमेंट्स, जब कॉम्प्लीमेंट में सिखा रहा था, तो मैंने एक बात आपको सिखाई कि अगर सेंटेंस में
फाइनाइट वर्ब के बाद कोई भी नाउन आ गया, ठीक है, या एडजेक्टिव आ गया तो अपने आप कॉम्प्लीमेंट है। अगर कोई नाउन आ गया, है ना, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कब होगा? जब वो सब्जेक्ट के साथ जुड़ा होगा, यानी कि हम लिंकिंग वर्ब टेस्ट करते हैं। ऐसे हालत में अगर हम लिंकिंग वर्ब टेस्ट करते हैं और लिंकिंग वर्ब टेस्ट फेल हो जाता है, तब हम मान लेते हैं कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब एक काम करिए, यहाँ पे इज लिंकिंग वर्ब टेस्ट क्या होता है? इज को हाथ लगाना होता है, इज ए मार्क को लगाना होता है। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज ए वेरी लॉन्ग स्पीच। क्या हमारे स्कूल का प्रिंसिपल जो है एक बहुत ही लंबा स्पीच है, भाषण है। आदमी भाषण कैसे हो सकता है? तो ये टेस्ट हमारा फेल हो गया। अब ये हमारा टेस्ट फेल हो गया, इसका मतलब कि ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आई? तो अब ये वेरी लॉन्ग स्पीच हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है? जी हाँ, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। अब ये जब ऑब्जेक्ट हो गया तो हमें एक बात और अंडरलाइन है जो हमें समझ में आनी चाहिए थी। वो क्या है कि ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन की कहानी तो आप पहले से जानते हैं, तो हम इसको इजीली कह सकते हैं कि ये हमारा नाउन फ्रेज है। इतनी बात आपको हमें लगता है समझ में आ चुकी हो। अब हम बात करते हैं एक दूसरे वर्ड टुडे का। टुडे किस चीज का जवाब है ना? किस चीज का जवाब है? वेन का जवाब है। कब का? अगर ये वेन का जवाब है, इसका मतलब ये भाई साहब क्या है? एडवर्ब है। और एडवर्ब का मतलब क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए, मुझे लगता है इस सेंटेंस में हमने बहुत चीजों को सीखा। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे मैं कर रहा हूं, ध्यान से उन चीजों को देखते जाइए, समझते जाइए, है ना? बहुत मजा आएगा। और भी बहुत सारे सेंटेंसेज हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, प्यार से करते हैं, है ना? वी शुड हेल्प द पुअर पीपल लिविंग इन द स्ट्रीट्स। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले वर्ब को खोजना है। तो एक तो मिला ब्रदर यहाँ पे हेल्प, और दूसरा मिला लिविंग। ठीक है, क्लियर? तो आप देखोगे क्या कि एक चीज ध्यान देना, मतलब बहुत अंदर की बात है ना? वो हमेशा तुम ध्यान दोगे। वर्ब प्लस आईएनजी जो ये फॉर्म होता है ब्रदर, ये तो जेरेंड का भी होता है और जनरल वर्ब भी, मतलब जो फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज हो सकते हैं, उनका भी ये फॉर्म होता है। लेकिन दोनों में पता है अंतर क्या होता है? अच्छा, ये फॉर्म जो होता है ये पार्टिसिपल का भी होता है ना? जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, है ना? तो हमें इतना अभी लोड लेने की जरूरत नहीं है। बस ये हमें समझना है कि अगर वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा है तो हम ये कैसे पता करें कि वो फाइनाइट वर्ब है कि नहीं है। यही बात है। तो चलिए, अगर वर्ब के पहले आईएनजी आ रहा है और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब। जैसे जैसे मैं कहूं इज एम आर आ गया, है ना? बीन आ गया, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। तो इस तरह के बी आ गया, कैन, है ना? या मतलब अरे यार, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, अगर आपको दिख जाते हैं बी प्लस आईएनजी के पहले, तो आप मान लीजिएगा फाइनाइट वर्ब है। अगर केवल वी प्लस आईएनजी ही आया हो, इसके आसपास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा हो पहले, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? या तो जेरंड रहा होगा या पार्टिसिपल रहा होगा, है ना? पार्टिसिपल रहा होगा, लेकिन ये फाइनाइट वर्ब नहीं रहा होगा। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो फाइनाइट वर्ब नहीं रहा। हमें लगता है एक छोटी सी बात है, आपको नोट भी कर लेनी चाहिए, है ना? और आपको याद भी रखना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। अब देखिए, तो यहाँ आईएनजी आया है लिविंग के साथ, तो इधर कहीं हेल्पिंग वर्ब इधर दिखा नहीं, इधर तो पीपल है, तो निश्चित तौर पर ये हमारा फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो फाइनाइट वर्ब क्या है? ये है शुड हेल्प। तो हमें तो मिल गया फाइनाइट वर्ब। क्लियर? बात खत्म हो गई यहाँ। तो जैसे हमें फाइनाइट वर्ब मिला, जैसे हमें फाइनाइट वर्ब मिला, एक मिनट जस्ट वेट, जैसे हमें ये फाइनाइट वर्ब देखने को मिला, ठीक है ना? तो इसमें तो दो वर्ड हैं, दो वर्ड हैं, यानी कि इसे हम कह देंगे वर्ब फ्रेज। ठीक है, और ये काम कैसे कर रहा है? फाइनाइट
वर्ब की तरह ये काम कर रहा है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, हमने एक बात कहा था कि फाइनाइट वर्ब के पहले हमें सब्जेक्ट के दर्शन होंगे। तो ये भाई साहब आ गए हमारे वी, ये है सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो तो ये प्रोनाउन है तो अकेले आए हैं, तो इनके साथ फ्रेज को तो खोजना मतलब कहना भी बेकार है। अब इधर आ जाइए, फाइनाइट वर्ब के बाद क्या हमें यहाँ कोई प्रेपोजिशन देखने को मिला? नहीं मिला। और लिखा है द पुअर पीपल। क्या लिखा है? द पुअर पीपल लिविंग इन द स्ट्रीट्स। ये पूरी की पूरी कहानी है, द पुअर पीपल लिविंग इन द स्ट्रीट्स। ठीक है, मतलब हमें मदद करनी चाहिए। किन की मदद करनी चाहिए? वो गरीब लोग जो गलियों में रहते हैं, स्ट्रीट, है ना। तो अभी जो ये बात है कि तुम मतलब जैसे हमने कहा कि फाइनाइट वर्ब के बाद बिना प्रीपोजिशन के कोई वर्ड आ गया हो, तो हम तो ये जान ही नहीं पाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें अब टेस्ट करना होता है, ठीक है ना, कि हम कॉम्प्लीमेंट टेस्ट कर लें। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये एक ही अवस्था में आ सकता है, माने वर्ब के बाद बिना प्रेपोजिशन के एक ही अवस्था में आता है। ठीक है, वो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और एक भी होता है वो क्या बोलते हैं उसको, वर्ब कॉम्प्लीमेंट। वो तो इजीली पहचान में आ जाता है कि भैया वो वर्ब कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, वो इजीली पहचान में आ जाता है। वो कैसे पहचान में आता है? हमने बता रखा है कि वर्ब कॉम्प्लीमेंट हमेशा एडवर्ब होता है। एडवर्ब को प्राप्त करने के लिए हमारे पास है वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, एल वाई। इनका जवाब जैसे ढूंढोगे अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। तो इस केस को तो हम फिलहाल के लिए छोड़ते हैं कि वर्ब कॉम्प्लीमेंट यानी एडवर्ब ही आता है, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ते हैं। ऐसा इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये हमें आता है तो इजीली दिख जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे पता करें। यानी कि इसको अगर हम इज से रिप्लेस कर दें तो ये सारी बात सही हो जाएगी। वी आर द पुअर पीपल लिविंग इन द स्ट्रीट। तो क्या हम ही लोग हैं जो गरीब लोग हैं जो गलियों में रह रहे हैं? हम तो यहाँ बात हो रही थी कि हम लोग अलग हैं वो लोग अलग हैं, तभी तो हम उनको मदद कर पाएंगे। अगर हम ही वो लोग होते तो हम कैसे कहते कि हमें मदद करनी चाहिए? तो नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। यानी कि ये लिंकिंग वर्ब का टेस्ट जो है ना यहाँ पे फेल कर गया। अब जब फेल कर गया तो ये निश्चित तौर पर क्या बात सामने आ गई कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट रहा है। तो क्या ये पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 6 7 सात वर्ड का ग्रुप जो है ना, क्या पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है ना? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा कहानी क्या है ब्रदर? ऑब्जेक्ट। तो ये एक तो पता चल गया ये ऑब्जेक्ट है। दूसरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कुछ भी होगा तो वो नाउन फ्रेज होगा, और कुछ नहीं होगा, नाउन फ्रेज होगा। अच्छा, इस फ्रेज में 4 5 6 7 वर्ड आपको दिख रहे हैं, इस फ्रेज के अंदर भी फ्रेज है। अभी कैसे? थोड़ा सा आप देख लीजिए, लेकिन इसका लोड आप अभी मत लीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। लेकिन मैं इसीलिए पिछले सारे सेंटेंस में भी फ्रेज के अंदर फ्रेज थे, तो उसको मैंने दिखाने की कोशिश नहीं की। इसलिए नहीं की कि आपको लोड नहीं लेना है ना। अभी जिस 4 5 6 8 क्लासेस हुई हमारी, तो आपको इतना भी ज्यादा लोड अभी नहीं लेना है कि फ्रेज के अंदर भी फ्रेज को हम घुस के पहचान रहे हैं। बस आप सीखिए, थोड़े दिनों में आपको खुद ब खुद सब दिखने लग जाएगा। और मुझे लगता है कि इन 4 5 6 क्लासेस में ही आप में बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि ये द पुअर पीपल एक फ्रेज है और लिविंग इन द स्ट्रीट एक फ्रेज है। ठीक है, ये दो फ्रेज मिलके एक फ्रेज बना रहे हैं। तो वो रशियन डॉल इफेक्ट मैंने बताया कि डिब्बा के अंदर डिब्बा के अंदर डिब्बा, तो फ्रेज के अंदर फ्रेज और फ्रेज के अंदर भी फ्रेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सेंटेंस है द स्टूडेंट हैव बीन वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? वर्ब खोजना है। तो सेंटेंस को पढ़िए पढ़िए पढ़िए। एक तो वर्ब यहां देखने को मिला, दूसरा कहीं देखने को नहीं मिला। तो ये जो वर्किंग वर्ब मिला, तो अगर कहीं वर्किंग लिखा हो तो हम कैसे पता करेंगे कि ये फाइनाइट वर्ब है कि ये फाइनाइट वर्ब नहीं है? तो हमें फाइनाइट वर्ब के लिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब खोजना पड़ेगा। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आ गए। तो आईएनजी वाली बात मैंने बताई थी यहाँ पे, ठीक है, वही बात यहाँ पे लागू करके देख लीजिए। तो ये बात जो है ना, ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। ये पूरी की पूरी बात हमारी क्या हो गई? फाइनाइट।
अब एक बात हमको बताइए कि अगर ये फाइनाइट वर्ब मिल गई आपको, तो इसमें कितने वर्ड देखने को मिल रहे हैं? तो 3 वर्ड देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो 3 वर्ड है ना, तो हम इनको वर्ब फ्रेज कह सकते हैं क्या? देखिए तो, क्या हम इनको वर्ब फ्रेज कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। अच्छा, इनके पहले हमें क्या देखने को मिलेगा? सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या द स्टूडेंट्स को हम फ्रेज कह सकते हैं क्या? तो देखिए ना, 2 वर्ड है, तो आप इजीली आप इसको फ्रेज कह सकते हैं। तो ये फ्रेज जो होगा, इसका टाइप क्या होगा? ये होगा हमारा नाउन फ्रेज। क्लियर? क्योंकि सब्जेक्ट नाउन फ्रेज में होता है। अब आगे आते ही जैसे इसके आगे बढ़े, हमको मिल गया प्रेपोजिशन। मिल गया। तो अब जो प्रेपोजिशन मिला, यहां से यहां तक आप बात पहले समेटिए, फिर बाद में हम यहां से यहां तक बात समेटेंगे। अब हम पता करेंगे कि ये कैसे हमने दोनों को अलग कर दिया, इसकी भी बात मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले हम एक रायता को समेटते हैं। ऑन दियर प्रोजेक्ट, आपको मिला प्रेपोजिशन, तो सिंपल आप कह सकते हैं कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इतनी बात तो आप कह ही सकते हैं, है ना? ये है हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज। चलिए, कोई बात नहीं, बढ़िया, समझ में आया। अब एक बात और समझिए कि अगर कोई प्रेपोजिशन से शुरू हुआ है, तो 100% वो क्या रहा होगा? कॉम्प्लीमेंट रहा होगा। कॉम्प्लीमेंट रहा होगा। ठीक है, क्लियर? अब हम बात करते हैं कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट आया है, तो ये क्या एडवर्ब है ना? क्या एडजेक्टिव है? ये आपने किस तरह का कॉम्प्लीमेंट? जवाब खोजिए सेंटेंस में। हमेशा जवाब खोजिए किस चीज का? जैसे मान लीजिए, हु का जवाब आप अगर खोज लेते हैं, व्हाट का जवाब खोज लेते हैं सेंटेंस में, तो आपको सब्जेक्ट के दर्शन हो जाएंगे। हुम का, व्हाट का जवाब आप खोज लेते हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। वाई का, वेयर का, वेन का, हाउ का, और लास्ट में एल वाई। अगर आपको ये दिख जाए, कहाँ चले गए भैया? हाँ, चलिए। हाँ, ये वाला था। तो हम ये देख रहे थे कि ये हमारा फाइनाइट वर्ब था, ये हमारा फाइनाइट वर्ब था। ठीक है जी। और इसके पहले हम सब्जेक्ट खोज रहे थे, ये हमारा सब्जेक्ट मिल गया था। अब हम ये वाले चीज पे बात कर रहे हैं। तो अगर वाई, वेयर, वेन, हाउ, एल वाई, इनका जब अगर जवाब आपको मिल जाता है, तो वो निश्चित तौर पर एडवर्ब रहा होगा। छोटी छोटी बातों को जोड़ के हमें अपना महल बनाना है। ठीक है, पेशेंस रखना है। चलिए, ऑन दियर प्रोजेक्ट, तो ये तो हमें पता चल गया कि भैया ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या इनमें से किसी का जवाब इसमें शामिल है क्या? बताइए। ये वेयर का जवाब है। मैंने कहाँ काम कर रहे हैं? ऑन दियर प्रोजेक्ट। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा एडवर्ब, है ना? तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एडवर्ब फ्रेज। अच्छा, एक बात हमने आपको समझाई थी कि ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं ना, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये इनके काम के आधार पर हम इनका नाम नहीं देते, ये इनके बनावट के आधार पर हम इसका नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेपोजिशन शुरुआत में लेके आते हैं। लेकिन ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है ना, ये किसी भी तरह काम कर सकते हैं। नाउन का काम कर सकते हैं, एडवर्ब का काम कर सकते हैं, एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई सा भी काम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, सिंस मॉर्निंग ये किसका जवाब है? माने कब से? तो ये समय बता रहा है हमें, वेन का जवाब है। ठीक है, तो ये भी हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब है ना? हालांकि ये जो है ना प्रेपोजिशन है। ठीक है, सिंस क्या है? हमारा प्रेपोजिशन है। तो ये तो एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है और प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है। आगे बढ़े। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल इन द लार्ज प्लेग्राउंड। तो हमें वर्ब खोजना है, पहला काम तो आपको पता ही है। तो द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, एक यहाँ पे मिला, फुटबॉल इन अ लार्ज प्लेग्राउंड। तो अब इसके पहले हमें हेल्पिंग वर्ब भी देखना था, वो भी मिल गया। तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया और ये वर्ब फ्रेज है, क्योंकि एक से ज्यादा हमें वर्ब देखने को या वर्ड देखने को मिल रहे हैं।
अब इसके पहले हमें सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, तो ये भाई साहब हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब एक से ज्यादा वर्ड हैं तो हम इनको फ्रेज भी बोल सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, नाउन फ्रेज। आपको पता है जो भी सब्जेक्ट होगा वो नाउन फ्रेज होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है, उसके बाद फुटबॉल डायरेक्ट लिख दिया गया है। ठीक है, तो क्या ये मतलब, फिर से आपको एक बात समझा रहा हूं, ये बार बार आपको समझाना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों। आप ऐसे समझिए, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस अगर प्रेपोजिशन के साथ वर्ड आए ना तो ये कॉम्प्लीमेंट ही होंगे। लेकिन 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 सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस, है ना, बिना प्रेपोजिशन के वर्ड आ रहे हैं, तो ये दोनों संभावना है कि ये कॉम्प्लीमेंट भी हो जाए और ऑब्जेक्ट भी हो जाए। हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है? तो इसका लिंकिंग टेस्ट करना पड़ेगा, कि आप लिंकिंग टेस्ट करिए इसका। लिंकिंग टेस्ट क्या होता है, इज, एम, आर इत्यादि से हम यहाँ पे दिए गए वर्ब को बदल देते हैं और फिर देखते हैं क्या सेंटेंस सही बैठ रहा है। अगर बैठ गया तब तो वो लिंकिंग वर्ब फेल मतलब पास हो गया। और लिंकिंग वर्ब पास होने का मतलब कि ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर लिंकिंग वर्ब फेल हो गया इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब चलिए, चिल्ड्रेन, अब यहाँ पे ना प्लुरल है तो हम आर का यूज करते हैं। चिल्ड्रेन आर फुटबॉल, क्या बच्चे फुटबॉल होते हैं? नहीं, तो ये लिंकिंग वर्ब टेस्ट फेल हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि द फुटबॉल जो है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो ऑब्जेक्ट की सीमा खत्म हो गई। इन द लार्ज प्लेग्राउंड, अब आप बताइए कि क्या वेयर का जवाब नहीं है? कहाँ कहाँ खेल रहे हैं? अगर ये बात वेयर का जवाब है तो यानी कि ये एडवर्ब है, यानी कि ये एडवर्ब है, वेयर का जवाब है तो ये शुरुआत किससे हुई है, ये भी बात समझिए, शुरुआत किससे हुई है। एक मिनट, 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 एक मिनट। हाँ, शुरुआत किससे हुई है? प्रेपोजिशन से। तो ये कौन सा फ्रेज है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये बात समझ में आ गई। इसका काम कैसा है? एडवर्ब की तरह है, तो हम इसको एडवर्ब फ्रेज भी मानेंगे। बाकी सेंटेंस में इसका क्या भूमिका है? तो ये कॉम्प्लीमेंट। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? तो आप जनरली कह सकते हैं वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? ये सारी बातें आपको बताई जा चुकी है। आगे बढ़े, चलिए। इट हैज बीन रेनिंग हैवली फॉर द लास्ट 3 आवर्स। हमें क्या खोजना है? वर्ब। तो हमें तो एक ही वर्ब मिला, रेनिंग, बाकी तो कहीं वर्ब दिख नहीं रहा। तो वर्ब के साथ ये पूरे के पूरे हेल्पिंग वर्ब का समूह भी चल रहा है। तो कितने वर्ड हो गए? 3 वर्ड। तो इसको हम क्या बोल देंगे? वर्ब फ्रेज। ठीक है, वैसे फाइनाइट वर्ब है ना। चलिए, हमने देखा कि फाइनाइट वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, और ये चूंकि प्रोनाउन है तो सिंगल आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, तो एल वाई दिख गया, यानी कि ये क्या है, एडवर्ब है, यानी कि ये क्या है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। इतनी बात तो आपको यहाँ पता हो गई। आगे बढ़ते हैं। फॉर, ये हमारा क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन से शुरू हुआ है तो हम इस पूरे फ्रेज को क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, लेकिन 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 ये तो बनावट की दृष्टि से हो गया, काम इसका देखो, तो ये किसी चीज का जवाब है क्या सेंटेंस में? फॉर द लास्ट 3 आवर्स, पिछले बीते हुए 3 घंटों से भयानक बारिश हो रही है। तो कब बारिश हो रही है, कब से बारिश हो रही है, वेन का जवाब है ना, टाइम ही तो बता रहा है हमें। तो जब वेन का जवाब है तो इसका मतलब है ये एडवर्ब है ना, यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, एडवर्ब फ्रेज बोल सकते हैं। अच्छा, सेंटेंस में इसकी भूमिका है, इसका रोल क्या है? तो इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट है, किस चीज का कॉम्प्लीमेंट है? तो आप बताइए, ये टाइम किससे एसोसिएटेड होता है? टाइम हमेशा, ये एडवर्ब है ना, एडवर्ब किसके लिए आता है? हमेशा वर्ब के लिए आता है, तो हम इसको वर्ब कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। अच्छा, एक बात आपने नोटिस करी कि सेंटेंस में यहाँ भी एक वर्ब कॉम्प्लीमेंट आ गया, एक यहाँ भी वर्ब कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो क्या ऐसे हो सकता है कि सेंटेंस में बहुत सारे एडवर्ब आ जाएं? हाँ, सेंटेंस में बहुत सारे एडवर्ब आ सकते हैं, कोई रोक नहीं है। और उनको जोड़ने के लिए भी
हमें ना तो कंजंक्शन और ना ही प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। खास बात एडवर्ब की यही है। इसलिए मैं बोलता हूं कि अंग्रेजी का ग्रामर का सबसे भयानक दो ही चैप्टर है, या तो आप वर्ब को पढ़िए या आप एडवर्ब को पढ़िए, है ना। और उन सब में खतरनाक जो है वो है एडवर्ब। ठीक है, तो थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन हमें लगता है कि आपको अभी एडवर्ब पहचानना ही सबसे आसान रहा होगा। और मेरा काम ही ऐसा है कि जो सबसे मुश्किल चीजें होती हैं उनको ही हम आसान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सेंटेंस पे बढ़ते हैं और वहां देखते हैं कि और भी क्या किया जा सकता है। द कैट इज स्लीपिंग पीसफुली अंडर द वुडन टेबल। हमें क्या खोजना है? हम फ्रेज पहचानने आए हैं, लेकिन हमें खोजना है वर्ब। तो हमें कहीं और वर्ब दिखा जी? नहीं दिखा। अच्छा, एक चीज आप फिर नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने कहा था वर्ब प्लस आईएनजी हो, लेकिन पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो उसे आप क्या मानेंगे? उसे कहेंगे कि वो फाइनाइट नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके, मे बी इट विल बी जेरन और मे बी इट विल बी पार्टिसिपल, है ना। मतलब अगर वो एडजेक्टिव है कि नाउन है, इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि वो जेरंड होंगे या पार्टिसिपल, है ना। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो दैट इज मतलब दैट इज श्योर कि वो हमारा फाइनाइट ही होगा। तो हाँ ठीक है, ये हमारा फाइनाइट मिल गया। अब इसमें एक और दो वर्ड शामिल है तो हम इसको वर्ब फ्रेज का भी नाम दे सकते हैं, नो डाउट। अब आगे बढ़े। अब देखिए, तो ये द कैट हमने क्या बताया था, इसके पहले मैंने फाइनाइट वर्ब के पहले हमें सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो मिल गया, हमें सब्जेक्ट है, द कैट इज सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट मिल गया, लेकिन इसमें तो दो वर्ड है, तो हम इसको नाउन फ्रेज भी बोल सकते हैं। इतना आपको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं। आगे बढ़े। फिर अगला सेंटेंस हमें देखने को मिलता है पीसफुली, एल वाई लास्ट में है। अब एल वाई देखते ही हमें दिमाग खोला, भैया ये तो एडवर्ब है। हाँ, ये एडवर्ब है, तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है जी, खत्म। अब आगे आइए, अंडर द वुडन टेबल। वुडन माने लकड़ी के टेबल के नीचे। ठीक है, अब देखिए, तो ये अंडर जो वर्ड है ये प्रेपोजिशन है, यानी कि पूरा का पूरा फ्रेज बनावट की दृष्टि से हम कहें तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना। अच्छा, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये बताएगा ना, मतलब कुछ तो जवाब देगा, सेंटेंस में कुछ तो काम कर रहा होगा। तो ये वेयर का जवाब है, माने कहाँ का जवाब है। मतलब कैट सो रही है, कहाँ सो रही है? तो आपको मिला अंडर द वुडन टेबल, माने लकड़ी के टेबल के नीचे सो रही है। तो ये वेयर यानी एडवर्ब है भैया। तो हम इसको एक नाम और भी दे सकते हैं कि ये एडवर्ब फ्रेज है ना। और सेंटेंस में इसकी भूमिका क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट की। कौन से कॉम्प्लीमेंट की भूमिका है? तो आप कहेंगे कि जब एडवर्ब है तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट रहा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़े, चलिए। द गर्ल विद लॉन्ग ब्लैक हेयर विद माई बेस्ट फ्रेंड। चलिए, क्या खोजेंगे? वर्ब। द गर्ल विद लॉन्ग ब्लैक हेयर इज माई बेस्ट फ्रेंड। इज केवल एक ही हमको मिला, क्या? इज। तो यही है हमारा फाइनाइट वर्ब। क्लियर? अब आगे बढ़े। फाइनाइट वर्ब के इस साइड में, यानी कि ये वाला पूरा का पूरा साइड, हमें मिलेगा सब्जेक्ट। तो क्या पूरा सब्जेक्ट है? हाँ, पूरा सब्जेक्ट। पूरा सब्जेक्ट है। फिर यहाँ रशियन डॉल इफेक्ट आएगा, है ना। मतलब फ्रेज के अंदर फ्रेज भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हम उस पर अभी फिलहाल नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अभी उतने लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। थोड़ा सा इजी करके चीजों को सीखेंगे और जितनी जरूरी है उतनी ही सीखेंगे। नहीं तो क्या होगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करने से दिमाग शट डाउन हो सकता है। ठीक है, हालांकि यहाँ से दूसरा फ्रेज हम निकाल ले सकते हैं विद द लॉन्ग ब्लैक हेयर। ठीक है, अगर हम इसको हटा दे तो एक फ्रेज यहाँ भी देखने को मिलेगा, द लॉन्ग ब्लैक हेयर। ठीक है, और वो सारी चीजें क्या है, कैसे पता चलती है, एक यूनिट कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, है ना। चलिए, अगर ये पूरा का पूरा एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात वर्ड का पूरा ग्रुप सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या है? नाउन फ्रेज है। ये बात तो आपको पता हो गई। अब चलिए, इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आया, है ना। अगर प्रेपोजिशन नहीं आया तो इसका ये मतलब है कि ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और
कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। हमने क्या बताया कि अब ऐसा सिचुएशन आ जाए जब आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पता करना हो तो ऑब्जेक्ट मत पता करिए, कॉम्प्लीमेंट पता करिए। कॉम्प्लीमेंट कब पता चलेगा? जब आपका लिंकिंग वर्ब टेस्ट पास हो जाएगा। लिंकिंग वर्ब टेस्ट पास हो जाएगा। लिंकिंग वर्ब टेस्ट कैसे करते हैं? तो इज, एम, आर, वाज, वेयर को यूज करके। ठीक है, पहले ही भाई साहब ने इज दे रखा है तो अब तुम क्या ही कॉम्प्लीमेंट टेस्ट करोगे? तो ऑब्जेक्ट तो होगा ही नहीं। तुम्हें ऐसे ही इज देख के पता चल जाना चाहिए था, नहीं ये ऑब्जेक्ट तो होगा ही नहीं, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। आई बात समझ में? तो चलिए, ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट तो है, लेकिन कैसे कॉम्प्लीमेंट है? तो आपको पता है लिंकिंग टेस्ट कर रहे हैं आप, तो लिंकिंग टेस्ट से क्या पता चलता है? केवल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पता चलता है। केवल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पता चलता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पता चलता है। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए, अच्छा, इस फ्रेज का टाइप, ये कौन सा फ्रेज है? ठीक है, इसका टाइप हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा फ्रेज है? तो आप चीज देखिए, ये है एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव, ये है नाउन। हमने क्या बता रखा है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, नाउन। तो कौन बड़ा? नाउन। तो ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। चलिए, आई फाउंड माई ओल्ड फोटो इनसाइड डस्टी ब्लू बॉक्स। अब आपको करना क्या है? सबसे पहला काम हमें वर्ब खोजना है। खोजें। पहला है आई फाउंड। फाउंड है ये हमारा वर्ब। ठीक है, क्या और भी वर्ब दिख रहा है इसमें कहीं? नहीं यार, नहीं दिख रहा। तो ये एक वर्ड है ना, मात्र एक वर्ड ही हमारा फाइनाइट वर्ब बन गया। फाइनाइट वर्ब के पहले हमें मिलेगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट। तुम खुद देखो, एक ही वर्ड आया है। क्यों? ये भैया प्रोनाउन है। नाउन होते तो ग्रुप में आ सकते थे, लेकिन इनका ग्रुप कैसे बनेगा? जब भी ग्रुप बनाओगे प्रेपोजिशन, सॉरी, कंजंक्शन से यूज करने पड़ेंगे, है ना। प्रेपोजिशन से भी ये कहाँ मानते हैं? ठीक है ना। चलिए आगे, माई ओल्ड फोटोज इन साइड, है ना। तो यहां तुम देखोगे कोई प्रेपोजिशन आया क्या? नहीं आया। तो पूरी बात क्या हो गई? यहां से यहां तक पकड़ो पहले। ठीक है, अब माई ओल्ड फोटोज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे तुम्हें प्रेपोजिशन नहीं मिला, तो तुम अब तो यहाँ कंफर्म हो कि ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है ना। और ये कॉम्प्लीमेंट भी, मतलब सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये बात नहीं। या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो अब हमें ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए नहीं पता करना, हमें पहले पता कर लेना है कि क्या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। बड़ा इजी है, लिंकिंग वर्ब टेस्ट कर लेंगे। इज, आर, एम, इस तरह का कुछ जो भी होगा इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं ना, एम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ आई है तो एम यूज कर लेते हैं। आई एम माई ओल्ड फोटोज। क्या मैं अपना पुराना फोटो हूँ? नहीं हूँ। ये फेल हो गया। तो फेल होते ही कॉम्प्लीमेंट फेल, क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो अब ये तीन वर्ड मिलके हमें बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, और जो भी ऑब्जेक्ट हो जाता है वो हमारा नाउन फ्रेज होता है। अच्छा, नाउन फ्रेज में तुम ऐसे भी पता करो कि नाउन फ्रेज हम कैसे कह दिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं कॉम्प्लीमेंट होता तो कैसे पता करते? तो देखो, तो ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, और ये वाला नाउन। एडजेक्टिव नाउन में कौन जीतेगा? नाउन जीतेगा, एडजेक्टिव हार जाता है ना। तो नाउन फ्रेज। अब आगे बढ़े। इनसाइड द डस्टी बॉक्स। डस्ट माने होता है धूल। तो एक ऐसा बॉक्स है जो डस्ट से भरा हुआ, धूल लग गई है, और वो ब्लू कलर का बॉक्स। अब ये इनसाइड वर्ड तुम देखते ही पता चल जाएगा तुम्हें कि ये हमारा क्या है? प्रेपोजिशन है। तो ये पूरा का पूरा फ्रेज हम प्रेपोजिशनल फ्रेज बोल सकते हैं। और प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो इस बात की गारंटी है कि ये कॉम्प्लीमेंट होगा। सेंटेंस में इसकी भूमिका कॉम्प्लीमेंट की रही होगी। लेकिन हमें पता करना है कि यह दरअसल कर क्या रहा है। तो हमें जवाब खोजना होगा कि ये कहाँ का जवाब है। बताइए तो, क्या वेयर का जवाब है? कहाँ का है ना, कहाँ का जवाब? अगर ये वेयर का जवाब है यानी कि ये क्या है? एडवर्ब है। अगर ये एडवर्ब है तो हम इसको क्या कह सकते हैं? एडवर्ब फ्रेज भी कह सकते हैं, एडवर्ब फ्रेज। और ये कॉम्प्लीमेंट किस तरह का कॉम्प्लीमेंट है? तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब चलिए, मुझे लगता है कि इतना काफी होना चाहिए आपको समझाने के लिए। अब आपके लिए दो चार पांच जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो आपको करने होंगे। पहला सेंटेंस है, आई बॉट माई स्मार्टफोन फास्टर देन माई स्मार्टफोन फास्टर देन माई वर्ल्ड कंप्यूटर। तो आपको जो है ना, ये सेंटेंस को क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट या कॉपी पे लिख लीजिए। एक ये सेंटेंस है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, पॉज करके। अगला है, ये केस सेंटेंस है, इसको भी पॉज करके आप लिख सकते हैं। ये केस सेंटेंस है, इसको भी पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है,
एक ये है, हमें लगता है ये लास्ट सेंटेंस होना चाहिए, है ना, एक इसे भी आप लिख लीजिए। और हाँ, अगर डीप डाइव जो भी सीरीज हमारी चल रही है उसमें आपको कभी भी किसी भी तरह का डाउट होता है, तो एक तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मेरे अपने लर्नर्स हैं उनको मैं एक बात बताना चाहूंगा, देखो भाई, कि पढ़ाई करना ना, पढ़ाई करना वो एक ऐसा काम है जिसमें सवाल पूछना, क्वेश्चन पूछना पहली प्रायोरिटी होती है। अगर तुम सवाल नहीं पूछ पाए, हमेशा जवाब जरूरी नहीं होता है, सवाल अगर ढंग के सवाल मिल जाए ना, जिंदगी बदल जाती है। तो तुम सवाल पूछना शुरू करो। मैं देख रहा हूं तुम्हें बहुत सारी बातें नहीं समझ में आ रही है, लेकिन तुम सवाल नहीं पूछते। ये बात कान खोल के सुन लो, हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं तो एक ही चीज के लिए हैं, वो है सवाल पूछने के लिए। नहीं तो तुम कहीं और जाके भी पढ़ सकते हो सकता है चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो, थोड़ी सी अलग हो, है ना, लेकिन वहां एक चीज नहीं मिलेगा, मैं वहां नहीं मिलूंगा। मैं तुम्हारे सवालों को जवाब देने के लिए वहां मैं नहीं मिलूंगा। वहां पे जो भी उनकी टीम होगी, है ना, तुम ही अकेले नहीं हो सवाल पूछने के लिए, हजारों लोग हैं। लेकिन तुम्हें पता है इफेक्टिवली, माने ढंग से अच्छी तरीके से सीखने के लिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में संवाद, डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए आपके मन में कैसे भी विचित्र तरह के सवाल हो तो बिना शर्माए आप पूछिए। कारण क्या है कि जो भी स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी कोई प्रतिष्ठा इज्जत नहीं होती है। तो आप ये न शर्माएं कि आपके सवाल को हम कैसे लेंगे, कहीं मजाक उड़ा देंगे, या आप ग्रुप में पूछेंगे तो आपका मजाक उड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें। जब तक हम सीखने के लिए बैठे हैं तब तक हमारी कोई अपनी इज्जत नहीं होती है। तो विद्यार्थी एक याचक होता है, याचक यानी कि माने भिखमंगा, हाँ, तो समझ लो वही होता है। तो याचक के पास कोई इज्जत नहीं होती। हमें जो है ना, एकदम से लल्लू सवाल भी अगर नहीं समझ में आ रहे हैं, लल्लू बात भी नहीं समझ में आ रही, एकदम फोन उठाना, धाए से पूछना है। और आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। और मुझे लगता है कि मजा आएगा आगे पढ़ने के लिए। ये 2-4 सेंटेंस है, ये तुरंत आप लोग करके भेजिए, ठीक है जी। हम इसको करते हैं डिस्कार्ड। और ये रहा हमारा क्लास हुआ खत्म। फिर मिलते हैं आपको